शारदा बाबू एक बैंक के कर्मचारी थे। शहर से थोड़ी दूर पर उनका गांव था। उनकी पत्नी ज्यादातर अपने गांव में ही रहती थी। उनकी बेटी पुनीता करीब 16 या 17 साल की रही होगी। प्राइवेट हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। शारदा बाबू के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा राजेंद्र कादीपुर ब्लॉक में विकास अधिकारी था। शारदा बाबू के मकान की छत से लगी हुई मेरी भी छत थी। मैं भी बैंक में ही टाइपिस्ट थी। एक दिन पुनीता खुश खुश मेरे पास आई। भाभी जी, भैया की शादी तय हो गई है। सुना है कि भाभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। कल हम सब लोग शादी में गांव जा रहे हैं। आप भी चलिए। तू जा बेटी, मेरी छुट्टियां थोड़े ही हैं, कहकर मैंने उसे टाल दिया। सबसे छोटी और इकलौती बेटी होने के कारण पुनीता अपने माँ बाप और भाइयों की बहुत दुलारी थी। बड़ा भाई राजेंद्र उसे बहुत प्यार करता था। जब भी वह गांव से आता, भाभी लाने की बात चलने पर वह उसे बड़े प्यार से थपथपा कर कहता, बहुत जल्दी आएगी तेरी भाभी। आते ही पहले ही दिन उसको समझा दूंगा मैं। देखो भई, पुनीता मेरी प्यारी बहन है। इसे एक शब्द भी कभी कड़ा मत कहना। मेरे बच्चे की तरह है यह। पुनीता यह सुनकर खुशी से नाच उठती। यही कारण था कि भाभी के आने की बात सुनकर उसका तन मन खुशी से नाच उठा था। पुनीता को कई बार टाइफाइड हो चुका था। उसका मस्तिष्क बीमारी के कारण कुछ कमजोर हो चला था। यही कारण था कि शारदा बाबू परेशान होकर स्कूल में कई बार फेल होने पर उसको प्राइवेट परीक्षा ही दिला रहे थे। तीसरे दिन गांव से लौटकर पुनीता अपने स्वभाव के अनुसार मेरे पास आई तो उसके गुलाबी हंसमुख चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। आंखें ऐसी लग रही थी जैसे रात भर कोई भयानक स्वप्न देखा हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर पीड़ा फैली हुई थी। कैसी है तेरी भाभी? खूब मजा आया होगा ना? मेरे लिए मिठाई लाई है, मैंने प्यार से पूछा। मिठाई? कभी नहीं। नई भाभी जो आ गई है, अब मिठाई कभी नहीं मिलेगी। भाभी जी ने मुझे बहुत डांटा। मुझसे दाल में ज्यादा हो गया था। अरे हाँ, नमक ज्यादा हो गया था। तब भी भैया और भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या नदी में कूद पड़ूं? कहकर उसने मुझे झिंझोड़ दिया। पुनीता, तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी छोटी सी बात का इतना बुरा नहीं मानते। तेरी तबीयत ठीक नहीं मालूम देती। अरे, तुझे तो तेज बुखार भी है। जाकर आराम कर। मेरे कहने पर पुनीता चली गई और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को मैं दफ्तर से लौटकर कमरे में आई ही थी कि शारदा बाबू के घर से चीखें और फिर बहुत शोरगुल सुनाई देने लगा। मैं चाय पीना भूलकर उनकी छत से लगी मुंडेर पर जा खड़ी हुई। शारदा बाबू की छत का दृश्य बहुत ही बुरा था। तिमंजिले की छत के किनारे पर बैठी पुनीता पागलों की तरह चीख चीख कर नीचे कूदने का प्रयास कर रही थी। वह कभी हंसती, कभी रोती, अपना सिर झटकच कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, नीचे वही बुला रहा है। मैं नहीं कूदूंगी तो वह मुझे खा जाएगा। वह हिंदुस्तान का राजा है, मुझे बहुत चाहता है, छोड़ दो मुझे। हा हा हा। पुनीता को एक तरफ उसके पिताजी और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेंद्र पकड़े हुए थे। पुनीता की आंखें लाल सुर्ख और फूली हुई थी। शायद उसे अब भी तेज बुखार था। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर पूरे पागलपन के लक्षण थे। उसको किसी प्रकार खींचकर शारदा बाबू नीचे ले गए और कमरे में बंद कर दिया। पुनीता की माँ जार जार रोती हुई बोली, बहन जी, सुबह से यह कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैंने सोचा गांव में
किसी से किसी बात पर नाराज होकर बड़बड़ा रही होगी। लेकिन दोपहर के 12 बजते यह खूब जोर जोर से रोने और बाहर भागने लगी। दरवाजे पर ताला लगा दिया तो सीढ़ी से चढ़कर तिमंजिले पर भागी। इसके पिताजी ने किसी काम के कारण छुट्टी ले रखी थी, नहीं तो अनर्थ हो जाता। पुनीता कूदकर आत्महत्या कर लेती। लड़की की जाति, अब मैं क्या करूं? बहन जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए न कोई उपाय। यह कहकर पुनीता की मां दीनहीन सी बिलख पड़ी। स्वाभाविक ही था कि खूबसूरत जवान लड़की देखते ही देखते न जाने क्यों अपना संतुलन खो बैठी थी। आप घबराइए नहीं, मुझे तो लगता है कि इसे किसी बात का धक्का पहुंचा है। कुछ दिमाग कमजोर तो है ही इसका बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी। इसको जल्दी ही इलाहाबाद या लखनऊ ले जाकर किसी मानसिक इलाज करने वाले डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। इसकी जिंदगी आपको बचानी है तो जल्दी ही किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए। अभी मैं पुनीता की मां को सुझाव दे ही रही थी कि सामने रहने वाले नए किराएदार पंडित जी हम फतेह आ पहुँचे। भाभी जी, काम हो गया, ओझा महाराज मिल गए। जरा सी देर में ही पुनीता ठीक हो जाएगी। पंडित जी अपने शब्दों में करुणा भरकर बोल रहे थे, किंतु उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। एक क्षण चुप रहकर वह अपनी आंख के कोरों को पोंछने लगे। भाभी जी, अब देर मत कीजिए। दान दक्षिणा जो कुछ भी ओझा महाराज मांगे वह सब पूरा करके अपनी बिटिया के प्राण लौटा लीजिए। इतनी खूबसूरत इकलौती बेटी है आपकी, इसके लिए तो लाखों न्योछावर किया जा सकता है। इसकी हालत देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कहकर अपनी लंबी चोटी ऐंठते हुए पंडित जी मुंह पोंछ कर धीरे से मुस्कुरा उठे, जिसे मेरे सिवा और कोई न देख सका। पंडित जी के हृदय में बेटी के लिए इतनी करुणा देखकर पुनीता की मां को विश्वास हो गया कि ओझा महाराज अवश्य उसकी बेटी के अंदर का भूत पिशाच अपनी मुट्ठी में करके उसकी बेटी को स्वस्थ कर देंगे। पंडित जी सबको लेकर नीचे उतर गए। मैंने उन्हें रोककर समझाना चाहा, किंतु इस समय तो उन लोगों पर पंडित और ओझा महाराज का पूरा विश्वास जम चुका था। जिज्ञासावश मैं भी छत पर से ही उनके आंगन का नजारा देखने लगी। खद्दर का कुर्ता धोती, सिर पर पीली पगड़ी, 1 फुट लंबी तोंद, कंधे पर लाल अंगोछा और बड़ा सा लटकता झोला, ऐंठी सी खिचड़ी मूंछें और एक आंख पत्थर की, ऐसे थे ओझा महाराज। उनकी मनहूस सी सूरत देखकर पहले शारदा बाबू ने पत्नी को आंख के इशारे से मना किया, किंतु उन पर तो जैसे कोई जादू डाल दिया गया हो। ऐसी दृष्टि से उन्होंने शारदा बाबू को घूरा, जैसे कह रही हूँ, चुप रहो, पैदा तो मैंने किया है, फिर भला तुम क्या जानो संतान का दर्द, मरता क्या न करता। बेचारे शारदा बाबू चुप हो गए। अब ओझा महाराज ने अपना काम आरंभ किया। उन्होंने एक थाली में फूल रखकर ढेर सारा गुग्गुल और लोबान सुलगा दिया। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। अब पुनीता को, जो कमरे में बंद थी, खोला गया। ओझा महाराज के सामने कई लोग उसे पकड़कर बैठ गए। वह अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी और वहीं पास में रखे ओझा महाराज के डंडे को उठाकर उन्हीं की पीठ पर दे मारा। अचानक इस मार से ओझा महाराज बिलबिला उठे, देखा आप लोगों ने, यह कोई छोटा मोटा भूत पिशाच नहीं है। पिशाचों में वरिष्ठ ब्रह्म पिशाच है। किसी निरपराध ब्राह्मण की हत्या होने पर उसकी आत्मा ही ब्रह्म पिशाच बन जाती है। चलते समय ही मैंने यह समझ लिया था कि यही होगा और एक मंत्र पढ़कर मैंने उस पर चोट कर दी थी, इसीलिए इसने मुझे मारा है। अभी क्या, अभी तो यह ऐसी छलांग लगाएगी कि छत पर कूद जाएगी। जिसको यह पिशाच पकड़ता है उसमें हाथी की शक्ति आ जाती है। अरे बाबूजी, यह पिशाच कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है।
चुटकी बजाते प्राण हर लेता है यह। मैं चौंक पड़ी। अरे, वह साला फरेबी जालसाज निकला। उसी को बुलाने तो मैं गया था। तब पता चला कि वहां इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। और पंडित, वह भी कल से गायब है। मकान में 1 ही महीने तो रहा वह। आधा किराया पेशगी दिया था, बाकी आधा किराया भी मार कर भाग गया। धोखा देने के लिए कोठरी में एक सड़ा सा ताला डाल गया। जाता। अच्छा, मैं तो पहले ही समझ रही थी कि ये सब जरूर जालसाज है। अरे हाँ, अब पुनीता का क्या हाल है? क्या पुनीता उसी तरह बंधी पड़ी है? नहीं बहन जी, अब उसे खोल दिया गया है। लेकिन जगह जगह रस्सियों से उसके हाथ पैर में नीले निशान पड़ गए हैं। उसका रंग काला हो गया है और शक्तिहीन सी आंखें बंद किए वह पड़ी है। न कुछ बोलती है और न कुछ खाती पीती है। माताजी खूब रो रही हैं। पिताजी ने आपके पास मुझे भेजा है। आपका परिचय लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जरूर होगा। राजेंद्र ने ऐसी याचनाभरी दृष्टि से मुझे देखा कि मैं अंदर तक करुणा से भर उठी। नतीजा यह हुआ कि उसी वक्त हम लोग पुनीता को लेकर लखनऊ चल दिए। वहां एक मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ मेरे परिचित निकल आए। उन्होंने फौरन पुनीता को देखा भाला। उन्होंने बताया कि पुनीता को ओझा ने बताशा किसी ऐसी नशीली चीज में डुबो कर दिया था जिससे उसे नींद आ रही है। ब्रह्म पिशाच नहीं, इसे किसी बात का गहरा आघात लगा है। जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, आघात खाकर अपना संतुलन खो बैठते हैं। आप लोगों की आंखें समय से खुल गईं, नहीं तो ओझा के चक्कर में आपकी बेटी के प्राण निकल जाते और आप बस हाथ मलते रह जाते। 1 माह तक उस डॉक्टर की दवा करने से पुनीता बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह बाकायदा अपनी परीक्षा दे रही है। तब से उसके परिवार वालों ने कान पकड़ लिया है कि वे किसी ओझा और पंडित का विश्वास नहीं करेंगे।